हुआ कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने रही, जहां पर दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन आज से चलेगी। यात्री एसी चेयर कार में 775 रुपये में कर पाएंगे सफर। पीएम दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। आज सुबह 11 बजे दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन होगी रवाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अब दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन आज से चलेगी। यात्री एसी चेयर कार में 775 में करेंगे सफर। और आपको बता दें कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून से और दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। और साथ ही बता दें कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर इस दौरान पीएम के स्वागत के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में विपक्ष पर भी तंज कसा और कई विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। पीएम मोदी ने पूछा कि मोदी दुनिया को वैक्सीन क्यों दे रहे हैं? बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है, हम अपने दुश्मनों की भी परवाह करते हैं। हम करुणा के इस दौरान प्रेरित लोग हैं और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है। तो 3 देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौट आए हैं। और इस दौरान उन्होंने पालम एयरपोर्ट पर वो पहुंचे, जहां इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी सरकार को लेकर और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहा, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा काम विकास कार्य करने हैं और हम एक करुणा के तहत ये कार्य करते हैं। हमारा काम कार्य करने का है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने रही, जहां पर यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेले जाएंगे। आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। सीएम योगी अनुराग ठाकुर लखनऊ में रहेंगे मौजूद। लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में आज भव्य कार्यक्रम होगा। देश भर से 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि देश भर से 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी जो हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे, जहां पर आज पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी अनुराग ठाकुर लखनऊ में मौजूद रहेंगे। लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में इस दौरान ये कार्यक्रम होगा। 208 विश्वविद्यालयों के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी को लेकर ये गेम होंगे। और इस दौरान आपको बता दें कि पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही बता दें कि देश भर से करीब 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे।
तो लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में आज जो भव्य कार्यक्रम होगा, देश भर से 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे। आज पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम योगी अनुराग ठाकुर लखनऊ में मौजूद रहने वाले हैं और लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में आज ये भव्य कार्यक्रम होगा, जहां पर देश भर से करीब 208 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं कानपुर की, जहां पर कानपुर की कृतिका मिश्रा ने यूपीएससी एग्जाम में 66वीं रैंक पाकर कानपुर का नाम रोशन किया है। इस खुशी को मौके पर आपको बता दें कि कृतिका के माता पिता ने बताया है कि वो बचपन से ही बहुत होनहार थी और कृतिका ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर अपने भविष्य को आगे बढ़ाने का काम किया। बचपन से ही कृतिका लेखन शैली में कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के साथ साथ कृतिका पीएचडी भी कर रही हैं और दूसरे अटेम्प्ट में भी उसने आईएएस बनकर देश का नाम रोशन किया है। तो वहीं कृतिका ने अपनी सक्सेस का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन को दिया है। तो देखिए, कानपुर की बेटी ने यूपीएससी में 66वीं रैंक हासिल की है, जहां पर उसने अपने शहर के साथ में अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि हिंदी मीडियम से पढ़ी है कृतिका और अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और छोटी बहन को दिया है। आपको बता दें कि कृतिका पीएचडी भी कर रही है और कृतिका ने यूपीएससी में 66वीं रैंक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। और साथ ही आपको बता दें कि इसका पूरा श्रेय कृतिका अपने माता पिता और बहन को देना चाहती है। आपको बता दें कि यूपीएससी का रिजल्ट 2 दिन पहले आया था, जहां पर आपको बता दें कि इस बार यूपीएससी में 4 बेटियां टॉप 4 में रही हैं और बेटियों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। 66वीं रैंक पाकर कृतिका ने यूपीएससी पास की और आपको बता दें कि वो पीएचडी भी कर रही है। इसका पूरा श्रेय वो अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन को दिया है। रुक करते एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ी है। मुनव्वर राणा को आईसीयू में किया गया है भर्ती। बेटी सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर की है अपील, जनता से पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुनव्वर राणा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है और इसी दौरान उनकी बेटी सुमैया राणा ने भी जनता से अपील की है। लखनऊ से बड़ी खबर, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ गई है। मुनव्वर राणा को आईसीयू में एडमिट कराया गया है। बेटी सुमैया राणा ने सोशल मीडिया में अपील की है और जनता से पिता के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करने की इस दौरान अपील की है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ गई है। मुनव्वर राणा को आईसीयू में भर्ती कराया गया है और इसी के साथ बता दें कि बेटी सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर अपील की है, जनता से पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की इस दौरान अपील की है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने के संबंध में वाराणसी की अदालत के आदेश और सिविल वाद को इस दौरान वैधता को लेकर दाखिल याचिका के मुद्दों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 26 मई को फिर से सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे कराने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज मुस्लिम पक्ष के आपत्ति दाखिल इस दौरान की है। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने कहा है कि ना तो मुगल बादशाह औरंगजेब क्रूर थे और ना ही उन्होंने वाराणसी में भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा था। जुमन इंतजामिया और मसाजिद कमेटी के सचिव मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी की तरफ से जिला जज की अदालत में दाखिल आपत्ति में कहा गया है कि काशी में काशी विश्वनाथ के 2 मंदिर हैं और धारण ना पहले थी और ना ही आज है। ज्ञानवापी में मिली आकृति शिवलिंग नहीं है, वो केवल फुब्बारा है।
रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर 40 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी गई है। गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायल अवस्था में ट्रामा में कराया गया है भर्ती। मौके पर एसडीसीपी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घटना को लेकर किया है ट्वीट। घटना को लेकर सरकार पर खड़े किए हैं सवाल। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति की इस दौरान गोली मारी गई है। बड़ी खबर, 40 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारी गई है, जहां पर आपको बता दें कि गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। घायल अवस्था में ट्रामा में कराया गया है भर्ती। मौके पर एडीसीपी पुलिस फोर्स के साथ में पहुंची हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घटना को लेकर ट्वीट किया है और साथ ही घटना को लेकर सरकार पर भी कई बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर 40 वर्षीय व्यक्ति की गोली उसको मारी गई है। गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए हैं और इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी घटना को लेकर ट्वीट करते हुए सरकार पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर 40 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारी गई है और गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन की विशेषता बताते हुए अमित शाह ने कहा है कि नए संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। शाह ने आगे बताया है कि 60,000 श्रमिकों ने इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि नए भवन में सेंगलोक रखा जाएगा। सेंगलोक अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक है। शाह ने यह भी कहा है कि सेंगलोक जिससे प्राप्त होता है उससे उम्मीद की जाती है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा की जाती है। सेंगलोक की स्थापना के लिए देश का संसद भवन अधिक उपयुक्त स्थान है। संसद से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई नहीं हो सकता। अमित शाह ने इसके आगे बताया है कि ऐतिहासिक सेंगलोक का इस्तेमाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 14 अगस्त 1947 को किया था। उन्होंने बताया कि सेंगलोक एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है धन से भरा हुआ। सेंगलोक के पीछे युगों पुरानी एक परंपरा भी जुड़ी हुई है। उधर नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस सहित 19 राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोला है। तो वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर छिड़ी जंग के बीच अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री मारी है। ओवैसी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि आप पीछे हट जाए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने के लिए इस दौरान कह दें। इस तरीके के जो बयानबाजी है वो लगातार विपक्ष की तरफ से आ रही, जहां पर आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस इसका पूरा पुरजोर होकर इसका विपक्ष की तरफ से पूरी तरीके से खंडन कर रही थी और इसमें जिस तरीके से उद्घाटन होगा उसको लेकर सभी विपक्षी दलों ने मना किया है। लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी दल भी हैं जो इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दल ऐसे, और इसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराने को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसी के तहत अब विपक्ष की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन ना करके ओम बिरला से इसका उद्घाटन कराएंगे, तो उसके बाद देखना होगा कि उनको कैसा लगता है। इस तरीके के तमाम जो आरोप हैं, तमाम तरीके का जो कटाक्ष है वो किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूर्ण रूप से इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाना था, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का
और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों से और इस दौरान मुलाकात करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से समर्थन भी वो मांग रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अब केजरीवाल ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। केजरीवाल ने शिवसेना से समर्थन मांगा है। केजरीवाल आज मुंबई के मातोश्री पहुंचे, जहां इस दौरान उनके साथ में पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे और साथ ही सांसद संजय राउत से भी मुलाकात की है। अगर माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल देते वक्त ये भूल जाते हैं कि उस मोबाइल का उनके बच्चों पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मोबाइल के चलते ज्यादातर बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म का भी शिकार हो रहे हैं। आखिरकार क्या है यह बीमारी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप भी बच्चों को देते हैं मोबाइल तो थोड़ा सावधान हो जाइए। कहीं आपका भी बच्चा तो नहीं हो रहा वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार। माता पिता के बीच दूरियां बढ़ा रहा है मोबाइल। बात बेशक थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि आज के बच्चे धीरे धीरे वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं। एक ऐसी बीमारी का शिकार जिसमें बच्चे न सिर्फ मानसिक रूप से बीमार हो रहे बल्कि शारीरिक रूप से भी बीमार हो रहे हैं। जी हाँ, ये रिपोर्ट सेंट एंड्रयूज कॉलेज में 2 से 5 साल तक के 350 बच्चों पर हुए अध्ययन में सामने आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले कभी इस बीमारी के बारे में ना तो सुना है और ना ही पहले कभी ऐसा मामला सामने आया है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि बच्चों में ये नई बीमारी इजाद हो गई। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसमें बेसिकली 2 से 5 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली ये है कि 2 साल के बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनको मोबाइल थमा दिया जाता है। अभिभावकों का इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है उनके हाथ में जब मोबाइल दे दिया जाता है तो वो जो बेसिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है उसमें उनका डिले हो जाता है और बच्चा जो है उनका सिर्फ आंख और ब्रेन ही काम कर रहा है, मुंह नहीं काम कर रहा है। तो जो बोलने की जो एज है एक पर्टिकुलर वो रुक जाती है, तो इस वजह से बच्चे में स्पीच डिले की भी प्रॉब्लम आती है। दरअसल पहले के बच्चे आउटडोर गेम को ज्यादा तवज्जो देते थे। बच्चे अपने घर से बाहर जाकर फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई जैसे फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम खेला करते थे, जिससे उनका मनोरंजन के साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाया करती थी। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल थमा देते हैं, जिससे बच्चे घर में बैठकर गेम खेलते रहते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर अमित कुमार शाही के मुताबिक इस तरह के बच्चे मोबाइल के इतने आदी हो जाते हैं कि इनमें से 60% बच्चे साफ बोल भी नहीं पाते। डॉक्टर का कहना है कि सेंट एंड्रयूज कॉलेज की ओर से जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के साथ मिलकर जनवरी 2023 में शोध करना शुरू किया था। कुछ ऐसे लक्षणों वाले बच्चों की सूची उन्हें जिला अस्पताल और स्कूलों से मिली थी। इनमें वो बच्चे शामिल थे जिनका मोबाइल पर हर दिन औसतन स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे रहा। मोबाइल या इंटरनेट का किसी भी रूप में इस्तेमाल बढ़ गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा यूज़ करने दे रहे हैं मोबाइल किन्हीं कारणों से, चाहे उनकी मजबूरी हो या शौकिया बाद में आदत बन जा रही है।
तो छोटे बच्चे को ही आप मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं बहुत बचपन में, जब उसकी उम्र अभी 6 महीना साल भर की हो रही है तो मोबाइल दे दिया जा रहा है या इंटरनेट का कोई और साधन दे दिया जा रहा है। बच्चे को जो उम्र थी सोशल स्किल सीखने की, सोशलाइज करने की, अपने हम उम्र बच्चों से सीखने की, अपने घर वालों से सीखने की, उससे वो कट गया। इन सुविधाओं से वो कट गया। वो नहीं सीख पा रहा है अपने बच्चों, अपने माता पिता से, अपने घर वालों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, अपने भाई बहनों से नहीं। एकल परिवारों में आजकल बच्चे भी कम रह रहे हैं तो इंटरेक्शन कम हो गया, खेलने जा नहीं रहे हैं, तो फिर वो एक वर्चुअल दुनिया में ही खोए रह रहे हैं, अपने मोबाइल या इंटरनेट की दुनिया में। वर्चुअल बीमारी की वजह से बच्चे धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। वहीं वर्चुअल ऑटिज्म के आखिरकार लक्षण क्या हैं? इसे लेकर जब डॉक्टर अमित कुमार शाही से बात की गई तो उन्होंने इसके जो लक्षण बताए वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। जो अपने साथ के बच्चों के साथ आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश करके बात करनी रहती है, वो आई कांटेक्ट वो नहीं करेगा, नजरें चुराएगा, नीचे या दूसरी तरफ देख के बात करेगा, सामान्य खिलौनों से नहीं खेलता है, वो असामान्य चीज़ों से खेलेगा, घड़ी ले लेगा, रिंच ले लेगा, मोबाइल ले लेगा, कुछ भी खोल के अपने में वो व्यस्त रहेगा, अपने में ही खोया रहेगा अपनी दुनिया में। बगल में 10 बच्चे कबड्डी खेल रहे होंगे, 10 बच्चे अपना कोई भी खेल खेल रहे होंगे, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने दोस्तों के साथ वो उस एज ग्रुप में दोस्ती नहीं बना पाएगा। चलने में वो सामान्य पैरों पे ना चल के अपने पंजों के बल चलने लगता है, और जो सामान्य वॉक होती है, गेट होती है, वो उसकी नहीं रह पाएगी, पंजों के बल चलने लगेगा। तो ये सारे लक्षण ऑटिज्म के होते हैं। आगे ऐसी बीमारी और बच्चों में ना बढ़े, इसके लिए अमित कुमार शाही ने बताया कि वर्चुअल ऑटिज्म से बचाव का एकमात्र रास्ता बच्चों के साथ समय बिताना है। मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए बच्चों को दूसरे कामों में बिजी रखना होगा, नहीं तो धीरे धीरे ये हमारे भावी भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। डॉक्टर अमित कुमार शाही ने बताया कि एक रिसर्च और रिपोर्ट के आने के बाद उन बच्चों के अभिभावकों से भी बात की गई और उन्हें इस स्थिति से निकालने के लिए कई तरह के टिप्स और सलाह दी गई। ऑटिज्म में साइकोथेरेपीज कई सारी अवेलेबल है। साइकोथेरेपी दे के बच्चे को उसमें सुधार किया जाता है। कुछ दवाएं भी अवेलेबल हैं जिनके साथ अधिक से अधिक सुधार इसका किया जा सकता है। तो क्या पूरी तरह क्योर किया जा सकता है? अभी नहीं कह सकते कि ये कितने दिन दवा चला के और पूरी तरह से हम क्योर कर सकते हैं। सुधार मिलता है दवा के साथ, हम काफ़ी कुछ 60% 70% उसमें सुधार ला पाते हैं। समय के साथ दवाएं चलती रहती हैं, ट्रेनिंग चलता रहता है, साइकोथेरेपी चलती रहती है, तो उसके साथ सुधार उसमें काफ़ी हो जाता है। आपको बता दें कि शोध के दौरान लगभग 210 ऐसे बच्चे मिले जो कुछ भी साफ नहीं बोल पा रहे थे। 100 से ज्यादा बच्चों में डिले स्पीच, आवाज देर से निकलने की समस्या थी। इनका दिमाग तो चल रहा था लेकिन वो बात जुबान पर आने में उन्हें टाइम लगा रहे थे। और 30 बच्चे ऐसे भी मिले जो कहने पर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। यानी बच्चे मोबाइल में कितने आदी हो चुके हैं कि उनके अलावा उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे में अगर समय रहते ऐसे बच्चों को लेकर सावधानी नहीं बरती गई तो आगे चल के उनका भविष्य खराब हो सकता है। के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।